चले देखें, कल हम लोग डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के समीकरण की बात किए थे। डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का समीकरण क्या होता है और उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, इन सब पे चर्चा कल हो चुकी थी। आज का जो टॉपिक है वो ये है, किसी आवेशित कण के लिए या कोई गतिशील आवेशित कण हो तो उसके लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा या डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा। ध्यान से सुनिए, गतिशील आवेशित कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, समझ में आई बात। अगर कोई कण हो और वो आवेशित हो, उस पर आवेश हो और वो गतिशील भी हो, ऐसे कण के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होगा। क्लियर है? तो नोट करें, गतिशील आवेशित कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ठीक है जी, ये है, ध्यान रखिएगा। गतिशील आवेशित कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य। बैठ जाओ, दिक्कत हो रही है तो बैग इधर रख दो। चलिए देखिए इधर, अब देखना इसको कैसे, इस फॉर्मूले को हम लोग फाइंड करेंगे, वहां पर फोकस करिएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कण मानेंगे, ठीक है, और मान लेंगे कि उस कण का द्रव्यमान क्या है, एम, स्मॉल एम है, ठीक है, और वो आवेशित है तो उस पर आवेश भी होगा। तो मान लेते हैं वो कण क्यू कूलाम से क्या है, आवेशित है, और भी वेग से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ठीक है। क्योंकि इसमें तीनों चीजें दी गई हैं, आवेश, गतिशील हो, आवेशित हो और वो कण हो। तो कण होगा तो द्रव्यमान होगा, तो इसके लिए हम द्रव्यमान भी मान लेंगे। आवेशित है तो इसके लिए उस पर आवेश भी मान लेंगे, और गतिशील है तो उसका वेग भी मान लेंगे। समझ में आ गई बात। तो माना एम द्रव्यमान का क्यू कूलाम से आवेशित कण भी वेग से क्या कर रहा, गति कर रहा। समझ में आ गई बात। तो लिखें, माना एम द्रव्यमान तथा क्यू कूलाम से आवेशित कण भी वेग से गति कर रहा है। ध्यान देना, देखो इधर, मान लिया एम द्रव्यमान तथा क्यू कूलाम से आवेशित जो कण है वो भी वेग से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वहीं बैठ जाओ, बैठो जल्दी, ठीक है जी। तो जब ये गति कर रहा होगा तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी कि नहीं होगी। कोई भी वस्तु अगर गति कर रही है तो उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, ठीक है। और कोई वस्तु अगर स्थित है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा। तो यहां पर ये जो कण है वो गति कर रही है तो इसमें कौन सी ऊर्जा होगी, तो लिखेंगे कण की
गतिज ऊर्जा, ठीक है। और गतिज ऊर्जा को क्या लिखते हैं? के ई, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कुछ जगह इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ई के, ठीक है। और देखिए ये बराबर होता है हाफ एम भी स्क्वायर, ठीक है। देखो 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 का इधर गुणा कर दो, तो क्या बनेगा जी? 2e बराबर एम भी, एम को इधर भेज दो, तो एम इधर जाएगा तो गुणा होगा कि भाग होगा? खुशबू, एम को अगर हम इधर भेजें तो गुणा होगा कि भाग होगा? हाँ, भाग होगा, एकदम सही है। तुम बताओ, स्नेहा गुप्ता फ्रॉम मोहरीपुर, बताओ भाग होगा? चलिए एकदम सही है। कोई गुणा वाला पद अगर दूसरे तरफ जाता है तो हमेशा भाग में ही जाएगा वो, और यदि भाग में है तो गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर यम और भी के बीच में गुणा है, तो ये गुणा वाला पद है, इधर जाएगा तो इसका क्या होगा? भाग, ऐसे हो जाएगा। बराबर स्क्वायर हटा दो भी का, अगर हम भी का स्क्वायर हटाएं तो बताओ अंशिका क्या करें? इसको भी का स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या करेंगे? हाँ हाँ, भी स्क्वायर, भी का स्क्वायर हटा दिया हमने, तो जब स्क्वायर हटा दिया तो क्या बचा? और इधर क्या हो जाएगा? रूट। लो ये बन गया, यानी इस आवेशित कण का वेग निकल गया, इतना वेग से वो गति कर रहा है। तो जब इतना वेग है तो उसमें संवेग भी होगा। कोई भी वस्तु जब गति करती है ना तो उसमें वेग भी होता है, उसमें संवेग भी होता है। अगर उसका वेग बदलता है तो त्वरण भी होता है, ठीक है। तो ये वेग है तो इसका संवेग भी होगा। तब कण का संवेग, और संवेग को प्रदर्शित करते हैं P से, तो P बराबर होता है द्रव्यमान गुणे, ये संवेग का सूत्र होता है। भी का मान आपने निकाला है करड़ी में 2e के अपॉन m, देखो ये P का मान है, m करड़ी के बाहर है और 1 m करड़ी के, तो जो बाहर है उसको अंदर ले जाओ, या तो बाहर वाले अंदर वाले को बाहर ले आओ, तभी तो झगड़ा होगा। भाई देखो, भाई अंदर जाएगा तभी तो इन दोनों में फाइट होगी, है? या तो बाहर आए तब फाइट होगी, नहीं तो बीच में ये दीवार जो है ना, इनको लड़ने नहीं देगा, और हमें फायदा तभी मिलेगा जब ये दोनों में फाइट होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखना ध्यान से, यम को अंदर ले जाएंगे, तो यम जब अंदर जाएगा तो पहले जान लो यम बाहर कैसे आएगा। यम बाहर कब आता है? जब दो घात होता है। कोई भी अंक अगर है और इस पे दो घात है तो आप सीधे 2 को बाहर कर देते हो। अगर x है 2 घात है तो x को बाहर कर देते हो, सही है। तो जब x बाहर है उसको अंदर लाओगे क्या लिखोगे? x पे, समझ में आ गई बात? तो यम को अंदर ले जाओगे 2e के यम पे क्या घात, और नीचे, अब देखो झगड़ा हो गया, यम से यम कट गया, ठीक है। अब ध्यान देना, P की जो वैल्यू है वो क्या निकल के आई? 2e के इंटू m, ये हो गया संवेग, उस कण का संवेग, ठीक है। अब आप हमको बताओ डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है? डी ब्रॉगली के तरंगदैर्घ्य का सूत्र क्या होता है?
हाँ, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, यही है ना। तो यहां लिखो डी ब्रॉगली का तरंग तरंग दैर्घ्य, ठीक है जी, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन, यही होता है। और इस आवेशित कण का पी हमने निकाल लिया है, बस रखना है या रख दो। तो लैम्डा इक्वल टू हो गया एच बाई रूट टू ई के इंटू एम, ठीक है। तो इस गतिशील आवेशित कण का डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य समीकरण आपको मिल गया, ये उसका समीकरण हो जाएगा। ये जो हेडिंग कह रहा था उसका आंसर ये मिल गया, निकल गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस पे आवेश भी है ना, क्यों कूलम का, इसमें इस आवेश का कहीं चर्चा हुआ था, नहीं हुआ ना, तो उसको भी देख लो। अगर उस पर आवेश है, ठीक, और वो आवेश भी वोल्ट के विभव से गति कर रहा है, भाई जब वो कण गति करेगा तो विभव भी तो होगा, तो यदि उसका विभव भी हो तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। देखिए, यदि आवेश भी वोल्ट से त्वरित होता है तो गतिज ऊर्जा ई के का मान क्या हो जाता है, आवेश गुणे विभव, यही होता है, ठीक है। कल भी इस फार्मूले को हम लोग पढ़े थे, लेकिन ये फार्मूला अंतक विभव के रूप में लिखा गया था, ई इंटू वी नॉट, और वहां भी देखिए गतिज ऊर्जा के बराबर लिखा गया होगा, ठीक है। तो अगर कोई आवेश भी वोल्ट से त्वरित हो रहा है तो उस आवेश की जो गतिज ऊर्जा होगी, उस आवेश का मान और जिस वोल्टेज से त्वरित हो रहा है उस विभव का आप क्या करोगे, गुणा कर दोगे, तो उसकी गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब ई के का मान क्यू वी के बराबर हो गया, तो आप इस सूत्र में जहां ई के है वहां क्या रख दोगे, क्यू वी, तो आपको फॉर्मूला मिलेगा लैम्डा इक्वल टू एच अपान, ठीक है, करड़ी में टू क्यू भी इंटू, ये सूत्र मिल जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात। दोनों सूत्र में अंतर क्या है, दोनों सूत्र में अंतर यह है कि यह सूत्र गतिज ऊर्जा के पद में है और यह सूत्र आवेश और विभव के पद में है, ठीक। तो कहीं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करो और उसमें आवेश दिया हो, वोल्टेज दिया हो और उस कण का तरंगदैर्घ्य पूछ रहा हो तो फटाक से फॉर्मूला लगाओ, ठीक। और यदि कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो और उसमें डाटा दिया गया है गतिज ऊर्जा का, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है। नोट कर लीजिए, फटाफट नोट करें, चलो देखो, देखो बच्चा इधर समझो। अब मान लो आपसे कोई कह दे कि इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो पहले तो समझ लो इलेक्ट्रॉन है क्या। इलेक्ट्रॉन एक आवेशित कण है, उस पर आवेश भी है, उसका द्रव्यमान भी होता है, ठीक है। तो आवेशित कण है वो, और यदि उसे हम किसी वेग से गति करा रहे हैं तो उसका वेग दिया होगा, ठीक है। तो ध्यान देना यहां पर, इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन के लिए ध्यान देना है। अब जब इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे ना तो यही वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, यही वाला
सीधे फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन करड़ी में 2 क्यू के जगह क्या लिख दोगे, ई, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन हो गया ना, भी इंटू एम, यही हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का सूत्र यही होगा। अब इस पे सभी मान रखेंगे तो देखो, चूंकि h क्या है, फ्लॉन्ग नियतांक है और इसकी वैल्यू होती है, किसी को पता है? नहीं, याद कर लो, 6.62 इंटू 10⁻⁻34 इतनी वैल्यू होती है h की। और इसको अपने खपड़ोई में रख लो। हाँ, अरे पहले यहां देखो ना, ठीक है। ई का मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एम का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये सभी वैल्यू इसमें पुटअप कर दोगे तो हो जाएगा लैम्डा इक्वल टू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, देखो ध्यान से, करड़ी में 2, फिर ई है तो 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। फिर करड़ी, फिर और क्या है, भी एम, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻30 ये हो गया। फिर उसी में भी है तो भी को हम अलग करड़ी में लिख दें, ऐसे समझिएगा। क्यों लिखा हमने, ये इसमें भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको पहले इस सबको हल करके इनका वर्गमूल निकाल के इसमें भाग देना होगा, ठीक है। भी का कोई वैल्यू नहीं है तो भी करड़ी में ही रहेगा। तो अब करना क्या आपको, देखो इस पूरे को हल करना है, हल करने के बाद उसका वर्गमूल निकालना है और उस वर्गमूल से इसमें भाग देना है। तो जब भाग दोगे, वर्गमूल निकालोगे, फिर इसमें भाग दोगे तो वैल्यू आएगा 12.27, इतना आएगा, बटे नीचे बचेगा करड़ी में और यहां लिखाएगा एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी। अगर आपको कैलकुलेशन में दिक्कत हो तो याद कर लो, 12.27 फट देना, लिख देना, ठीक है। अब हम इसको करेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, नोट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रॉन के लिए ये डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य की वैल्यू हो जाएगी, नोट कर लो। चलिए अगला हेडिंग लगाइए। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर ये जो नाम लिखा है हाइजेन और वर्ग, दो साइंटिस्ट का नाम है ये, हाँ ये बीच में डैश है। तो हाइजेन और वर्ग दो साइंटिस्ट हैं, दोनों ने मिलकर एक सिद्धांत दिया था और वो सिद्धांत है क्या, उनका कहना था कोई भी अगर कण है, सूक्ष्म कण, ठीक है, सूक्ष्म कण की इन्होंने बात किया था, बड़े कण की नहीं। तो अगर कोई सूक्ष्म कण है, उस कण की एक दिशा में स्थिति और संवेग दोनों को एक साथ यथार्थता पूर्वक अगर निर्धारित किया जाए तो वो असंभव है, उनको एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर संवेग को निर्धारित करेंगे तो स्थिति निर्धारित नहीं होगी और यदि स्थिति को निर्धारित करेंगे तो संवेग निर्धारित नहीं होगा। लेकिन यही चीज
अगर बड़े कण के लिए किया जाए तो वो संभव है। बड़े कण के लिए अनिश्चितता का सिद्धांत संभव हो जाता है, लेकिन छोटे कण में दोनों में से एक ही निर्धारित होगा, एक नहीं होगा। यही इनका कथन था। ठीक है, तो नोट कर लें। इस सिद्धांत के अनुसार किसी सूक्ष्म कण की एक दिशा में किसी क्षण स्थिति और उसका संवेग एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण करना असंभव होता है। ठीक है, इन सिद्धांत के अनुसार किसी भी सूक्ष्म कण की एक दिशा में एक किसी क्षण स्थिति और उसके संवेग का एक साथ यथार्थता पूर्वक निर्धारण करना क्या है? असंभव है। ठीक है, यह सिद्धांत बड़े कणों के लिए संभव होता है। अगर कोई कण बड़ा है तो उसके लिए संभव हो जाएगा, लेकिन छोटे कण के लिए संभव नहीं है, असंभव है। यदि कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल्टा x और संवेग में अनिश्चितता डेल्टा px है तो इनका गुणनफल सदैव h/4 से बड़ा या बराबर होगा। यानी दोनों का जो गुणनफल है डेल्टा x इंटू डेल्टा px, इन दोनों का गुणनफल हमेशा h/4 से क्या रहेगा? बड़ा रहेगा। कई बार ये फॉर्मूला ही पूछ देता है, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सूत्र लिखिए या हाइजेनबर्ग अनिश्चितता के सिद्धांत का समीकरण लिखिए, तो यही है संधान। ठीक है, नोट करिए फटाफट। चलिए हेडिंग लगाइए। प्रकाश विद्युत सेल, प्रकाश विद्युत सेल। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, प्रकाश विद्युत सेल होता क्या है? ये क्वार्ट्ज या कांच का बना होता है। पहले इसको समझ लीजिए, ये इस आकार में बना होगा, इस आकार में ऐसे।
ऐसे बना होता है। इसमें बेलनाकार ऐसे प्रकाश सुग्राही पदार्थ का कैथोड ऐसे लगा होगा, ठीक है। इसके अंदर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं ना, ये इस पे पोटेशियम या सीजियम धातु का पॉलिश होता है। इस पे ये पूरा पॉलिश होता है, कोटेड होता है। ये इस तरह का बना होता है, ठीक है। इसके सामने एक प्रकाश सुग्राही पदार्थ का ही एक छड़ होता है, ऐसे ऐसे छड़ होता है। ये इसको और इसको दोनों को बैटरी से हम जोड़ देते हैं, ऐसे, ठीक है। और यहां पर माइक्रोमीटर लगा देते हैं जो धारा को मापेगा, और ये बैटरी से जोड़ दी। तो ये पॉजिटिव से जुड़ा है तो इसको हम एनोड बोलेंगे, और ये निगेटिव से जुड़ा है तो इसको, ठीक है। तो ये कैथोड है और ये एनोड है। ध्यान दीजिएगा, इनके बीच से हवा को निकाल दिया जाता है। जैसे बल्ब बनाया जाता है तो ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है, निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। उसी तरह यहां भी निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है इनके बीच में। ये निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है ताकि लंबे समय तक ये काम कर सके, और यहां से इसको सील कर देंगे ताकि उसके अंदर हवा न जाए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, जब प्रकाश की किरणें इस कैथोड पर पड़ती हैं तो कैथोड प्रकाश सुग्राही पदार्थ का बना है। ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उत्सर्जित करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे तो एनोड उसको अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर क्या करने लगते हैं, गति। तो इसमें धारा बहने लगती है। उस धारा को माइक्रोमीटर से हम माप सकते हैं, कितना एम्पियर की धारा इसमें बह रही है, ठीक है। तो यह सेल प्रकाश विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो नोट करें, लिखें, प्रकाश वैद्युत सेल, प्रकाश वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश विकिरण को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। प्रकाश वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो प्रकाश विकिरण को किसमें बदलती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, ठीक है। अब बात आती है कि सर ये बना कैसे होता है, तो अब हेडिंग लगा लेंगे, बनावट। बनावट क्या है, यह क्वार्टज की बनी एक नली होता है जिसमें प्रकाश सुग्राही पदार्थ
का बना बेलनाकार कैथोड तथा छड़ नुमा एनोड होता है। कैथोड और एनोड को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ देते हैं। इसमें से ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस भर दी जाती है। ठीक है, ये क्वार्टज की बनी एक नली होती है जिसमें प्रकाश सुग्राही पदार्थ का बना बेलनाकार कैथोड और छड़नुमा एनोड लगा होता है। इन दोनों को बैटरी के टर्मिनल से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इसके अंदर से ऑक्सीजन को निकालकर निष्क्रिय गैस भर देते हैं। ठीक है, अब बात आती है कार्य प्रणाली, इसकी क्रियाविधि, कैसे ये क्रिया करता है। क्रियाविधि में क्या होता है, जब प्रकाश की विकिरण कैथोड पर पड़ती हैं तो कैथोड इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, उत्सर्जित करता है और एनोड उनको आकर्षित करता है। तो लिखेंगे जब प्रकाश विकिरण कैथोड पर पड़ती हैं तो वह इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जित करता है तथा एनोड उन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है, जिससे परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। इसे माइक्रो अमीटर से माप लेते हैं। ठीक है जी, इस तरह इसकी कार्यविधि चलती है। जैसे विकिरण एक कैथोड पर पड़ेगा, कैथोड इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा, एनोड उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, जिससे इसमें धारा बहने लगेगी। उस धारा को माइक्रोमीटर से क्या करेंगे, माप लेंगे। हो गया। अब बात आती है सर इसका यूज कहाँ होता है, कहाँ पर हम इसका उपयोग करेंगे। तो देखें उपयोग, पहला उपयोग चोर सूचक, हाँ चोर सूचक घंटी में इसका यूज होता है। जब घरे चोर रही हैं थी बाजे लगी, वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, प्रकाश की तीव्रता
मापन में प्रकाश की तीव्रता अगर मापनी है तो भी इसका यूज होता है। तीसरा, सौर ऊर्जा के बैटरी में सेलों के रूप में, सौर ऊर्जा में जो बैटरी लगती है उसमें सेल के रूप में इसका इस्तेमाल होता है। चौथा, टेलीविजन तथा टेली फोटोग्राफी में, ठीक है जी, इन सब जगहों पर इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, कई बार क्वेश्चन आता है कि सर कैथोड पर ये लेप किसका किया जाता है, तो वो पोटेशियम कहिए, ऐसे लिख लीजिए, पोटेशियम, पोटेशियम का या सीजियम का, ठीक है, इनका लेप किया जाता है, जिससे वो बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, उत्सर्जित करने लगेंगे। हो गया, ठीक है, बस इसके आगे फिर कल।